आज राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर देश के बारे में कैसी परिस्थितियां में बात करते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है, देश ये नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से कितने वोट का डिफरेंस आ सकता है एनडीए को? डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा कि जनता तैयार बैठी है। जैसे कि बिहार में आने के बाद 5 किलो राशन की बात करते हैं और वहीं गुजरात में जाने के बाद वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं। अब मेरा तो सबसे एक ही प्रश्न रहता है कि जो विपक्ष हल्ला करते हैं तो उनके BLA-2 क्या कर रहे हैं? BLA-2 की संख्या कम नहीं है, लगभग 48-39 हज़ार BLA-2 आरजेडी के भी बने हैं। तो उनके BLA-2 क्या कर रहे हैं बूथों पे? सबसे कम जल जमाव मेरे विधानसभा में इस बार हुआ है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई का परिणाम ही रहा है कि मोटर चलाना, जहां आज सुबह हम गए थे तो वहां भी जब हार गए तो हाईजैक है, या नहीं हारे तो वो है। तो इसलिए ये केवल एक प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी के आधार पर चलते हैं। ये कांग्रेसी लोग जो है संविधान को हनन करने का काम करते हैं। तो SIR के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, तो इसको आप किस तरीके से सोचते हैं और देखते हैं? SIR के विषय पर केवल एक प्रोपेगेंडा करने का काम राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के नए पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं और मैं आपको इनके बारे में बता दूं तो दीघा विधानसभा क्षेत्र के ये वर्तमान विधायक हैं, 2 टाइम सिटिंग MLA हैं ये। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ इनके बारे में थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ में इनके बारे में आपको बताता हूं। तो ये एक PhD भी हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर संजीव चौरसिया और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया से, उनकी कहानी और उन्हीं की ज़बान। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चैनल में। सर कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। और सर कैसी चल रही है आपकी चुनावी रणनीति अभी? बहुत बढ़िया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और दीघा विधानसभा के सेवक के नाते निरंतर लगे रहते हैं। तो चुनाव तो एक प्रक्रिया है और जनता का सेवा ही संकल्प है। उस संकल्प के साथ निरंतर क्षेत्र में भी लगे रहना है और पार्टी की गतिविधि में भी लगातार जुड़ के काम करना है। सर हमने जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके ऊपर तो हमें ये पता चला कि आप बॉर्न एंड ब्रॉड पटना में हुए थे, आपकी पढ़ाई रांची से हुई थी। और ऐसा नहीं है क्या? सेंट माइकल हाई स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा, जो मेरे ही क्षेत्र में है। और सर आपकी जो PhD की डिग्री है वो रांची यूनिवर्सिटी की? PhD की डिग्री है वो रांची यूनिवर्सिटी से है। और हमने बेट किया। अच्छा 95 में हमको लगता है कि बेट किया। उस समय जो बेट नेट का जो GRF वगैरह का था तो नेट हमने किया 95 में और उसके बाद PhD जो है वो रांची यूनिवर्सिटी से किया। और सर आपका PhD का सब्जेक्ट क्या रहा था? मेरा उस समय सब्जेक्ट था कि भाई रोल ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ झारखंड को लेके, चूँकि वहाँ के विषय पर अलग अलग आयाम को MBA मेरा बैकग्राउंड रहा है, MBA मार्केटिंग से किए हैं। तो PhD का विषय भी उसी संबंधित जो रहा है कि रोल ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड ऑफ डेवलपिंग द स्टेट्स, अलग अलग प्रकार से जो रहा है उसके लिए। और सर आप PhD करते हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हैं जहाँ तक हमें जानकारी है। और सर उसके बाद आप आते हैं पॉलिटिक्स के लाइन में। तो ये सफ़र आपका कैसे इतना मॉडिफिकेशन हुआ आपके सफ़र में? उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है जी। हम संघ के स्वयंसेवक रहे, संघ के स्वयंसेवक के बाद विद्यार्थी परिषद में आए। विद्यार्थी परिषद में उस समय के वर्किंग हमने किया। तो वर्किंग क्या है? तो वर्किंग जो बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए, लालू का सब ध्यान में है कि किस प्रकार से आतंक चलता था। तो शिक्षा जगत को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम हुआ लालू यादव के रीजन में 89 से लेकर जो लालू यादव का पीरियड रहा। तो उसमें विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद के अनेक आंदोलनों में भाग लिए। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बना, उसके संयोजक भी रहे। और स्वाभाविक रूप से मधुबनी गोलीकांड होगा, दलसिंहसराय गोलीकांड है, 94 में है, 93 में है। तो इन सबों को अगर आप देखिएगा तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, यानी कि एक साल में 4-4 बार बिहार बंद का कॉल हुआ। तो उस समय हम छात्र नेता के रूप में लगातार रहे। तो विद्यार्थी परिषद में अनेक इशू को लेकर, यानी कि राष्ट्र के प्रथम वरीयता के आधार पर शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन हो, उसके लिए लगातार काम करते रहे। कैंपस से लेकर बाहर से लेकर कश्मीर यात्रा, धारा 370 समाप्त करो, ऐसे घुसपैठ के विषय पे बहुत सारे आंदोलन बिहार में हुए। सबके अलग अलग प्रकार का, कहीं का नेतृत्व किए, कहीं के सहभागी बने। तो स्वाभाविक रूप से यह सब करने के बाद MBA मार्केटिंग किए, लगातार विद्यार्थी परिषद में रहने के कारण। तो उस समय झारखंड से जो कमीशन के थ्रू शिक्षक बहाली का जो निकला हुआ था, तो
तो उसमें रुझान था। तो विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करना है तो शिक्षक की भूमिका में रह के, चूँकि छात्र जीवन में जितनी डिग्रियाँ थी लगभग ने ले लिए थे, कर लिए थे। एडमिशन हमने जर्नलिज्म में भी लिया था, एडमिशन हमने लॉ में भी लिया था, कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद शिक्षक की भूमिका में जब रांची यूनिवर्सिटी में हुआ तो फिर उस भूमिका में गए। तो विद्यार्थी परिषद से निकलकर तब काम को आगे बढ़ाए। उसके बाद युवा मोर्चा में गए। तो सर आपके छात्र जीवन में कुछ ऐसी कभी मतलब कुछ ऐसी फेवरेट घटना आपके साथ हो जो आप आज भी याद करते हो, जो आपके मेमोरीज में आज भी हो? मेमोरीज यही रहती थी कि छात्र आंदोलन के जब नेतृत्व करते थे, संघ के बाद जब विद्यार्थी परिषद में जुटे, तो उस समय की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी उसको कैसे परिवर्तन हो। तो विद्यार्थी परिषद पता है कि प्रथम वर्षीय विचार राष्ट्रवादी छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद ही है। तो विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के बाद अनेक सारे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद भी आमूल परिवर्तन आगरा अधिवेशन 1986 में हुआ। उस समय पहली बार अधिवेशन आगरा जाना हुआ और विद्यार्थी परिषद के जितने प्रकार की गतिविधि, सह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर, तो हर छात्र को आंदोलन का नेतृत्व क्षमता विद्यार्थी परिषद बढ़ाता है। राष्ट्रवादी छात्र संगठन के साथ साथ आपको नेतृत्व क्षमता देता है। तो हमें याद है कि जितनी लाठियाँ चलती थी सब लाठियों में रह कर लाठी खाते थे। अभी भी शरीर में धब्बा धब्बा दाग है उन लाठियों के बौछार से, ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरह से शरीर में अलग अलग प्रकार से है, जो अभी भी नहीं छूटा है। अच्छा, आज तो छात्र आंदोलन में बड़े बड़े जब आंदोलन को लीड किए तो उस समय बात ध्यान में आया कि आपका नेतृत्व क्षमता भी बढ़ता है, संघर्ष की शक्ति भी बढ़ती है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आज जो भूमिका हम अदा कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद की ही देन है कि आपको एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको एक दृष्टिकोण मिलता है देश में काम करने का, क्षेत्र में काम करने का। तो यह विद्यार्थी परिषद से सहयोग हमको मिला। लगभग 13 वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में हमने रहा। अनेक विषयों पर, नेशनल विषय पर रिएक्शन हो, नेशनल विषय पर कैसे सहभागी हो। जो मैंने बताया कि कश्मीर मार्च जो था, तो कश्मीर मार्च में यहाँ हजारों छात्र गए थे, उसमें भी जाना हुआ। 3 बीघा आंदोलन है, घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन है। साथ साथ पटना में जब बिहार बंद होता था उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते थे कि भाई छात्र आज का नागरिक है, तो हर विषय पर छात्र को आगे बढ़ना है और कैंपसेस के सुधार के लिए। और उस समय इतने बड़े बड़े घोटाले सरकार के हुए थे, शैक्षणिक सुधार के लिए, एकेडमिक कैलेंडर के सुधार के लिए, सभी प्रकार से लड़ाई और संघर्ष हमने देखने का काम किया और करने का काम किया। तो उन घटनाओं को जब याद करते हैं तो मन रोमांचित भी होता है और लगता है कि कितना धरना प्रदर्शन सब किए, सड़कों पर कितने बार तो सड़क जाम किए, लाठीचार्ज को फेस करने का काम हुआ, विधानसभा का घेराव हुआ। ऐसे बहुत सारे यादें हैं जिनको याद करके मन भी रोमांचित होता है। तो यही कहीं ना कहीं मोटिवेशन का आपका एक आधार भी है ना। तो 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव, दोनों चुनाव जीतते हैं और लगातार कंसेक्यूटिव टाइम से आप अभी एमएलए बने हुए हैं दीघा के। तो सबसे चुनौतीपूर्ण सफ़र कौन सा था, 2015 का या फिर 20 का? ये स्वाभाविक रूप से जब पहली बार खड़ा होता है व्यक्ति तो मार्जिन हमको मिला कि सब पार्टी एक तरफ, भाजपा केवल एक तरफ, भाजपा अकेले थी और जितनी पार्टियां दिख रही है, लेकिन सब उस समय हमारे देश में मोदी लहर हर जगह मोदी चल रहा। 2014 का माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लहर थी। एक चीज़ और आपको बता दें कि हम उस समय प्रदेश के महामंत्री थे पार्टी के महामंत्री के नाते जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है आप गुजरात में, तो उसके भी हम प्रमुख बिहार के थे। तो लॉ संग्रह सबसे ज़्यादा बिहार से हम करवाए। फिर चाय पे चर्चा हो, लॉ संग्रह हो, 3D के कार्यक्रम हो, इतने सारे कार्यक्रम जो भी केंद्र के आते थे सबके प्रमुख हम थे महामंत्री के नाते। तो उस समय लगता था कि गांव-गांव तक माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लहर है वो वास्तव में पूरे दिखाई दे रहा था। तो स्वाभाविक रूप से एक उसका लाभ तो मिला है, साथ साथ स्थानीय का भी, साथ साथ यहीं से पढ़ाई किए, जिस क्षेत्र में पढ़े हैं, बड़े हैं, पले हैं, घर है, उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो 2015 का चैलेंज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन्मयतापूर्वक, यानी कि कार्यकर्ता ही इस पार्टी की पूंजी है, वही आधार है। आधार से स्तंभ सबको लगता था कि भाई एक परिवार का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, तो सब कार्यकर्ता उसी जोश के साथ लगने का काम हुआ। कोवैक्सीन का जब लॉन्च हुआ था तो ऐसी खबर है कि सबसे पहले जनप्रतिनिधि बिहार में आप ही ने मतलब कोवैक्सीन का वो इंजेक्शन लिया था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। देश में मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जनप्रतिनिधि के नाते, तो
यहाँ पर एम्स में जब ट्रायल वैक्सीन चल रहा था तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं लिया था और हमको अगला दिन लखनऊ निकलना था। तो मन में बहुत संशय भी था क्या करें नहीं करें, पर लगा कि भाई कहीं तो आगे आना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया और कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबसे कम समय में भारत में बना, तो किसी को आगे आकर इस चैलेंज को स्वीकार करना। आपको डर नहीं लगा इसके रिएक्शन से? थोड़ा पहले लगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब लगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया है और देश के वैज्ञानिक उस आधार पर है, तो देश को वैज्ञानिक और ये मानते हुए स्वाभाविक रूप से कभी मन में संशय भाव नहीं हुआ। तो हमने जाके वैक्सीन लेने का भी काम किया और तुरंत प्रवास पे लखनऊ भी निकल गए, तुरंत प्रवास पे निकल गए। और आजकल मतलब ऐसा मैनिफेस्टो सेट किया जा रहा है कि जो अपने देश में कोरोना का जो वैक्सीन बना है उसके वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके वजह से शारीरिक कमजोरियां आ रही हैं, तो उससे आपको आपने क्योंकि बताया कि आप दूसरे जनप्रतिनिधि थे जिसने इंजेक्शन लिया था, तो उस हिसाब से आपको कभी कुछ ऐसा फील हुआ? कुछ नहीं, स्वाभाविक रूप से एक अलग परसेप्शन और मनगढ़ंत विषय पर गढ़ने की जो तैयारी बार बार होती है, तो भारत के वैज्ञानिक और माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय शक्ति के कारण आज पूरे देश भर में देख रहे हैं, आज सभी ने कर लिया है लोगों ने, तो भारत ही क्यों छूटा रहेगा। तो जब सब जगह का परिणाम आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, एक अलग प्रकार का नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है, तो हमको सतर्क होना चाहिए और देश सुरक्षित हाथ में है, इस संकल्प शक्ति के साथ हमको चलना चाहिए। आपके पिताजी पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं मेघालय और सिक्किम में, तो राज्यपाल का बेटा रहना कठिन था या फिर जनप्रतिनिधि खुद के तौर पे जब आप विधायक बने तो ये ज्यादा कठिन था? दोनों में से ज्यादा कठिन कौन सा था आपके लिए? परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समाज सेवा से चल रहा है। एक जानकारी के लिए कि दादाजी भी मुखिया थे। जब पहली बार मुखिया का आज़ादी के बाद जब नोटिफिकेशन हुआ उस समय, तो उस समय के प्रथम मुखिया थे। उसके बाद बाबू जी ने, आपको ध्यान में है कि भाई जनसंघ के संस्थापक के नाते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने परिवार का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। आपातकाल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपातकाल में जब संघ पे आपातकाल लगा 74 का, आज की पीढ़ी में कम जानते हैं, पर इस सबसे बड़ा केंद्र डील कर रहा है। 9 महीने तक ये कर रहा है, यानी कि इमरजेंसी में अच्छे लोगों ने संघ की दृष्टि से चैलेंजेस को स्वीकार करने का काम नहीं किया, और अपने परिवार ने पूरी तरह से खड़ा रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठकें, गुप्त बैठकें सब होती थी। तो उस नाते भी लगातार एक समाज के साथ जुड़ के काम किए। तो पद नेता प्रतिपक्ष रहे, बाबूजी सब रहे, तो राज्यपाल एक भूमिका के नाते जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो जिम्मेवारी दी गई उसको पालन करने का काम किया। और वहां भी उन्होंने बहुत कुछ सिक्किम में और मेघालय में किया। एक संघ का कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी विचार से जुड़कर जब व्यक्ति किसी पद पे भी जाता है, तो उस राज्य के लिए विकास के लिए जो किए और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिए, तो वो वास्तव में अनुकरणीय बनता है। तो हमने सीखा है कि जिम्मेवारी जो मिले उसको निर्वाह करना। तो जनप्रतिनिधि के नाते जो जिम्मेवारी है वो जनता के साथ जुड़कर करते हैं। तो परिवार में जो भी जिम्मेवारी मिलती है वो समाज के लिए हम लोग जुड़ के करने का काम करते हैं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि ना अहम में रहिए ना वहम में रहिए। सब कार्यकर्ता के लिए यही संदेश रहता है कि मैं हूँ तो यह अहम बिना रखिए, और मेरे बिना ये नहीं होगा, ये वहम भी नहीं रखने का काम करना है। तो स्वाभाविक रूप से उसी मनोभाव से काम करते हैं पूरे क्षेत्र में। और आपके हिसाब से आगामी चुनाव होने वाला है, मतलब विधानसभा चुनाव अभी आने वाला है, तो उस हिसाब से किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जदयू का पूरा जो अलायंस है मिला के, हम है, रालोसपा है, आरएसपी है, बीजेपी है, जदयू है, अपना जो हम लोग का एनडीए इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से पैक्ट है। और जनता भी इस चीज को जानती है कि इतने प्रकार की योजनाओं का काम, पेंशन योजना को ध्यान में है, 1100 कर दिया गया 450 से 125 यूनिट फ्री बिजली करोड़ों लाभार्थियों को मिलने का काम होना, ये सभी के घर में मिलेगा। जीरो बिल तो 1 करोड़ कुछ लोग परिवार को जीरो बिल है। उसके अलावा जो बिजली के बिल आ रहे हैं तो उसमें 125 यूनिट का फ्री मिलने का काम होगा। तो ये लगातार चल रहा है, अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बस आपको बताना चाहिए कि दीघा विधानसभा में जो हमने काम किया वो सबसे अभूतपूर्व काम है। यानी कि राजीव नगर का नाला पट्टे का काम 181 करोड़ का, 105 करोड़ का बाबा चौक का नाला पट्टे का काम जो लंबे समय से डूब था वो पूरा हुआ। लगभग 21 किलोमीटर से ज्यादा का 8 फीट का सड़क हमने बनवाया जो लगभग 150 करोड़ से ज्यादा होगा।
निजी कॉलेज से लेकर पासपोर्ट ऑफिस से लेकर बालूपर से लेकर सिंह मोड़ से लेकर गद्दारी बाग से लेकर सरिस्ताबाद पुलिस कॉलोनी, अभी पाटलिपुत्रा कॉलोनी वगैरह का भी होगा। PRCD से संबंधित जो नई योजनाएं थे और अनेक सड़कों को लगभग जो मुख्यमंत्री समग्र योजना है लगभग 40-50 करोड़ से ज्यादा का वो समग्र योजना में सड़कों का होगा। मेरे ऐच्छिक फंड जो है मुख्यमंत्री योजना से जो जा रहा है वो भी लगातार जा रहा है। फिर सौदागरी जो यहाँ नहीं था तो सौदागरी को करवाने का यहाँ काम दीघा की तरफ हमने किया। अभी CSR के फंड से 5 करोड़ रुपए NTPC का आया है। तो लगातार हर विषय पर दीघा में शिक्षा की व्यवस्था का सुधार हो, रोजगार की वृद्धि हो, तो दीघा विधानसभा को भी उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि एक उभरता दीघा, समरता दीघा और स्लम से लेकर सभी जगह पे स्लम में शौचालय के नहीं थे, ODF का काम शौचालय जगह जगह लगाने का काम किए हैं। तो आज लगातार इन 10 वर्षों में दीघा का जो पूरा आप देख रहे हैं एक बदलाव का स्वरूप पहले और अब में एक फर्क पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और आने वाला समय में आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 1024 एकड़ का जो निराकरण है वो जल्द से जल्द एक अस्थायी स्वरूप और समाधान के लिए तय होगा। बहुत बढ़िया। और एक और सवाल है, जैसे कि अभी मैंने आपसे सवाल किया उससे रिलेटेड मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आप किसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, आम जनता से पूछा मैंने। बहुत सारे लोगों का जवाब था चिराग पासवान। तो एनडीए इसके बारे में क्या सोचती है? अभी एनडीए का बहुत सारे विषय पर समय आने पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अभी निश्चित तौर पर लड़ रहे हैं। और आगे जितने प्रकार के अनेक कार्य योजना हुए हैं उनको सफलता नीति के कारण ही हुआ है और उसी नीति और नीति के साथ सिद्धांत के साथ एनडीए चुना रहे हैं। तो इस बार का भी चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी रहने वाला है। और मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि मतलब जनता का ये हमेशा आपने बताया कि बहुत विकास हुआ, तो जनता हमेशा आक्रोश में रहती है कि पानी की समस्या है, जल जमाव है और पानी निकास नहीं हो पाता है। जब वर्षा आती है बहुत घंटे घंटे तक मतलब 1-2 दिन 3 दिन पानी रह जाता है। तो इस विषय के ऊपर मतलब आप क्या कर रहे हैं बीइंग अ विधायक? आज लगातार अलग अलग सेगमेंट कार्य प्रणाली का रहता है। नगर निगम के भी कार्य प्रणाली के सेगमेंट और जनप्रतिनिधि विधायक के नाते में तो स्वाभाविक रूप से इन सबों का एक समावेश अपना चल रहा है। और समावेश में जहाँ जहाँ समस्या आती है, सबसे ज्यादा बारिश अगर रेनफॉल की दृष्टि से लंबे वर्षों बाद हुआ है पटना में, तो त्वरित करवाई कर सम हाउस से लेकर जितने जगह पर हुआ है त्वरित करवाई कर तुरंत पानी निकलने का भी काम हुआ। जहाँ पानी की स्टेगनेंसी है तो वहाँ उस प्रयास हो रहा है कि जहाँ जहाँ सफाई ठीक से नहीं हो पाया है तो नगर निगम के कर्मचारी और बंधु सब दिन रात एक करके लगे हुए हैं। आज उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है कि जहाँ 20 दिन 15 दिन अलग अलग जल जमाव के सीक्वेंस रहते थे, आप सबसे कम जल जमाव मेरे विधानसभा में इस बार हुआ है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई का परिणाम ही रहा है कि मोटर चलाना। जहां आज सुबह हम गए थे तो वहां भी लगभग जहां मोटर चल रहा है तो उसको भी पानी निकालने का काम हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जहां ड्रेनेज की कमी रही है उसको बनवाने का काम हुआ है। तो अलग अलग प्रकार से जल जमाव से लेकर सभी समस्या का निदान जल्द से जल्द इस दिशा में पहल भी कर रहे हैं, करेंगे भी। अच्छा, SIR के मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, तो इसको आप किस तरीके से सोचते हैं और देखते हैं? SIR के विषय पर केवल एक प्रोपेगेंडा करने का काम राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जितने प्रकार के विषय पर कोर्ट में जाने का काम हुआ, कोर्ट ने नकारने का काम किया और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो चुनाव योग कर रही है वो प्रामाणिकता के आधार पर कर रही है। आज घुसपैठिए बड़ी संख्या में बिहार में है, उसका परिणाम है कि लगभग 2 लाख यानी कि 2.25 लाख से भी ज़्यादा लोग एक सप्ताह या 15-20 दिन के अंदर केवल अप्लाई किए आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। ये किस बात का सूचक है? ये इस बात का सूचक है कि घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में बिहार में घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब बाहर के जो प्रवासी यहाँ के प्रॉपर रहने वाले नहीं हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वोट दे के चले जाते हैं। जैसे बंगाल में सीन होता है रोहिंग्या मुसलमान को लेके, बांग्लादेशी को लेके, कुछ ऐसा कहा जा सकता है? बांग्लादेशी सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए, इस बात को देखना पड़ेगा। इसी के लिए SIR के माध्यम से लगभग 25-30 वर्षों बाद ये पब्लिकेशन का काम हो रहा है, पूरी तरह से रिवीजन होने का काम हो रहा है। तो जो कटे हैं स्वाभाविक रूप से ये बताया गया है कि कितने डेथ के कारण हुए, कितने शिफ्ट के कारण हुए, पर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जिनका नाम छूटा है जुड़वाने का काम करें, नए वोटर्स का नाम जुड़वाने का काम करें। अब मेरा तो सबसे एक ही प्रश्न रहता है कि जो विपक्ष हल्ला करते हैं तो उनके BLA 2 क्या कर रहे हैं?
BLA-2 की संख्या कम नहीं है, लगभग 48-39 हज़ार BLA-2 RJD के भी बने हैं। तो उनके BLA-2 क्या कर रहे हैं बूथों पे, जबकि उनको भी साइन करना होता है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, केवल गड़बड़ियों को प्रिटेंड करने का काम, एक हवा और माहौल बनाने का काम हो रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग कर्नाटक से लेकर जहाँ जहाँ उनकी सरकार आती है तो चुनाव आयोग ठीक है, और जहाँ नहीं आती है वहाँ चुनाव आयोग में गड़बड़ियाँ पाई जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी और मार्केटिंग जो उनकी चलती है, जनता सब देख रही है और देखे भी। और अपोजिशन का हमेशा से ये सवाल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उनका जो बैलेट बॉक्स है उसको भाजपा हैक कर ली है। तो ये मतलब ये जो सवाल उठ रहा है ये क्यों उठ रहा है? कि उनके पास कोई विषय नहीं है, ना विकास का मुद्दा है ना विश्वास का मुद्दा है, केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा है। तो आज उनके जो भी विषय रहते हैं चुनाव से संबंधित, वही मैंने प्रश्न किया कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है तो उस पर क्या होगा भैया। कर्नाटक से लेकर जहाँ जहाँ सरकार में वो विजय प्राप्त करते हैं कांग्रेस के लोग, तो उसके बारे में उस समय क्यों नहीं आरोप लगाते हैं? जब हार गए तो हाईजैक है, या नहीं हारे तो वो है। तो इसलिए ये केवल एक प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी के आधार पर चलते हैं। संविधान के विषय पर लगातार वो कहते हैं संविधान ने कितना बार परिवर्तन करने का काम किया। हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान देखिए, और उसके बाद परिवर्तन करते करते कितना परिवर्तन इन लोगों ने कर दिया, सभी विषय पर परिवर्तन किया। तो संविधान में परिवर्तन, ज़्यादा अमूलचंद परिवर्तन करने का काम ही कांग्रेसियों ने किया है। ये कांग्रेसी लोग जो है संविधान को हनन करने का काम करते हैं। 74 के जो आपातकाल से लेकर ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके और अलग रखने का काम इन लोगों ने किया। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन आज राहुल गांधी बिहार में मतलब कल ही आ गए थे, आज से उनकी रैली शुरू हो रही है, सासाराम से शुरू हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से कितने वोट का डिफरेंस आ सकता है एनडीए को? डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा कि जनता तैयार बैठी है। पहले राहुल गांधी क्या कर रहे थे और कोरोना के विषय पर तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? कभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव निकले हो चाहे राहुल गांधी निकले हो कोरोना के विषय पर? तो इन लोगों के रीति या नीति सिद्धांत केवल चुनाव के लिए है। तो हरियाली आंसू बहाने से और जातीय उन्माद पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ की जनता जानती है कि एनडीए के ही हाथ में सुशासन है, एनडीए के हाथ में ही ठीक रहना है। फिर से आपको बताऊंगा कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था तो एक और सवाल जनता निकाल के लाई थी कि माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है बिहार में। दूसरी बात है कि बिहार में फैक्ट्रीज़ और मतलब मशीनरीज़ का इंस्टॉलमेंट नहीं है, जिसके वजह से रोज़गार नहीं हो पा रहा है। और लोगों का ये कहना था कि जब मोदी जी आते हैं बिहार में तो वो मतलब आपने बताया कि 1100 रुपया फंडिंग हो गया। उसके बाद बता रहे थे वो लोग कि जैसे कि बिहार में आने के बाद 5 किलो राशन की बात करते हैं और वहीं गुजरात में जाने के बाद वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं। तो इसके ऊपर एनडीए क्या कहना चाहिए? गलत परसेप्शन ना प्रिटेंड किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन बातों को भी रखना चाहिए कि जो विशेष पैकेज के माध्यम से 6 लेन पुल बने हैं, गांधी 13 पुल बन गए हैं, एम्स के तर्ज पर एम्स यहाँ बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो लगभग 3-4 के अलावा नहीं थे, आज नंबर ऑफ संख्या मेडिकल कॉलेज में देखिए वो बढ़ने का काम हुआ है। इस रूप में दृष्टिकोण बताने का काम नहीं हो रहा है। आज जनता समझ रही है कि बिहार के इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, एनएस से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर शिक्षा से लेकर, गिनती अगर गिनाएंगे तो नेशनल यूनिवर्सिटी से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर जितने इंटरनेशनल स्तर पे हुए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुए हैं, दरभंगा हुआ है, पूर्णिया हुआ है, क्यों नहीं सब काउंट कर रहे हैं भाई? तो इन सब बातों को कट शॉर्ट करके केवल एक प्रोपेगेंडा मार्केटिंग गलत प्रिटेंड करना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव बिल्डिंग जो हो रही है, तो नैरेटिव बिल्डिंग वो अपने आप जनता समझ रही है कि बिहार के लिए ये डबल इंजन की जो सरकार है उसी इंजन की सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। आने वाला समय में जितने प्रकार के विकसित काम हो रहे हैं उसको और बढ़ाने का काम। राहुल गांधी लोकसभा में सवाल उठाते हैं टैरिफ को लेके और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड भी बहुत सारा सवाल किए थे, तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं टैरिफ के ऊपर बात करूंगा। तो जब टैरिफ के ऊपर सवाल उठाए तो मतलब मोदी जी ने जवाब नहीं दिया इसका, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आज तो सब विषय पे जवाब दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर वो टैरिफ बनाएगा तो कभी भारत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। भारतीयता के कारण ही और भारत के किसी भी संप्रभुता पे अगर किसी भी प्रकार का आँच आएगा तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी देश की रक्षा के लिए हरदम खड़े रहते हैं। तो जिन्होंने लोगों ने उससे पूछे कि चीन के साथ और अमेरिका के साथ जिन लोगों ने गुप्त बैठकें करके अनेक विषय को बलिदान करने का काम किया, देश के आइडेंटिटी के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, उन लोग का पूछने का कोई हक नहीं है।
इस बात को जरूर समझने की आवश्यकता है कि केवल नैरेटिव गलत हो भारत के लिए। आज राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर देश के बारे में कैसी परिस्थितियां में बात करते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है, देश ये नहीं है। तो आज अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जब विषय आता है तो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जब राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं तो हमारी देश की इमेज खराब होती है? यही बात कर रहे हैं ना कि वो देश के इमेज के प्रति कभी सजग नहीं है। आज विपक्ष की भी भूमिका में रहना चाहिए। हम लोग तो प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे माननीय आडवाणी जी रहे हों, जब पूरे देश के संप्रभुता की बात आती है तो संप्रभुता की दृष्टि से पूरा विपक्ष एक रहता है और देश पहला है, ये विचार को करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े मन से, बड़े दिल से सबको इंक्लूड करते हुए देश के बारे में सही जानकारी विश्व के मानस पटल पर दिया जाए तो विश्व भर में सब लोग गए हैं, सब लोगों ने इस बात को सराहा भी है। तो कहाँ उन्होंने सब प्रकार से अपने को विभेद करने का काम किया। सब एक है, देश पहला है, तब सब कुछ है। अच्छा, आगामी चुनाव में आपकी जीत की रणनीति क्या होने वाली है? सब जनता है, जनता विकास भी देखती है, विश्वास भी देखती है। और आपने बताया कि शुरुआत में आपने बताया कि सबसे बड़े मतलब आपके जो भी काम आपने कराए हैं, बड़े बड़े काम, उनका आपने जिक्र कर दिया। तो ऐसा कोई काम पेंडिंग रह गया जो आप करना चाहते थे और वो अभी पेंडिंग में है, वो आने वाले वक्त में आप करना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे विषय हैं। सड़क नली गली के साथ साथ शिक्षा के बहुत सारे व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं, स्कूल के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं, कुछ और बाकी है, उसको आगे किया जाएगा। और जनता के अनेक समस्याओं के साथ, चूँकि दीघा विधानसभा जो है वो फ्लोटिंग अलग अलग प्रकार से है, यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कॉलोनियाँ बस रही है, तो जो स्वाभाविक रूप से जब बसते हैं तो उनके चैलेंजेस अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो आप करते जाइए, साथ साथ स्वीकारता भी बढ़ते जाती है आपको। जैसे मैंने बताया कि विधानसभा को एक परिवार भाव की तरह आप नरिश कीजिएगा तो परिवार की तरह ही आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपसे बहुत सारा सवाल कर लिया। मैं थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चन करूंगा, ये मतलब थोड़ा आपका पर्सनल इंटरेस्ट का सवाल है। तो पहला सवाल मैं करूंगा, आपकी हॉबीज़ पॉलिटिक्स के अलावा क्या क्या है? पॉलिटिक्स के साथ साथ तो बुक रीडिंग वगैरह तो है ही, पर उसके साथ साथ सोशल वर्क खूब करते हैं। तो जैसे 2 विषय बताना ध्यान में आपका नहीं रहा। आर्य समाज के हम बिहार के प्रधान हैं, खाद्यान्न व्यवसायी संघ छोटे छोटे व्यवसायियों का है, उसके भी हम अध्यक्ष हैं। और ददीची देदान जो बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, तो मैं युवा मोर्चा का जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो 450 लोगों ने फॉर्म भरा आई डोनेशन का। तो उन लोगों ने कहा कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गन डोनेशन को लेके, आई डोनेशन को लेके फॉर्म फिलअप कराया। तो स्वाभाविक रूप से ये मेरी रुचि भी है, अभिरुचि भी है कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर काम करना है। तो लायंस से जुड़कर सभी संस्थानों से, तो सामाजिक काम प्राथमिकता के आधार पर हरदम रखते हैं। और लोग कहते भी कि अच्छा विधायक है, वोट भी मांगता है, देह भी मांगता है, आँख भी मांगता है। तो हम जहाँ भी जाते हैं अपने विधानसभा में नेत्रदान के लिए और इसके लिए कैंपेन चलाते हुए सभी पार्कों में मॉर्निंग में लगभग किए हैं 1 से 2 बार, और फिर करेंगे। अभी बारिश समाप्त हुई है तो पार्कों में जाके अंगदान, देहदान, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान, देहदान, इस संकल्प शक्ति के साथ इस चीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बेसिक स्वभाव में भी है और एक इसमें आनंद भी आता है। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? अब तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एथलीट रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक इवेंट का रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं सेंट माइकल स्कूल में। तो स्पोर्ट्स एथलीट जो है, तो अच्छे एथलीट भी हम भी रहे हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो मन में रहता भी है और जब मौका मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उस रोल में प्रयास करते कि फिर से आ जाए। अच्छा, विधायक जी का फेवरेट खाना कौन सा है? खिचड़ी है। खिचड़ी एकदम सादा खाना, खिचड़ी चोखा सबसे बढ़िया। और मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मतलब इस चुनाव में, मतलब जो चुनाव अभी आ रहा है, आपके हिसाब से कोई एक चेहरा, आपने बताया नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के अलावा कोई एक चेहरा जिसको कि आप सीएम की कुर्सी पे देखना चाहेंगे? ये सब पार्टी का बात है, पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से, इसमें ज़रा से भी किसी के मन में कोई संशय नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाया है और आने वाले समय में बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और मुझे आशा है कि ये जो वीडियो था वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और मतलब थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने पर्सनल लाइफ से भी सवाल उठाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा वीडियो, ऐसा पॉडकास्ट आप देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। तो विधायक जी को मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना प्रीशियस समय हमें दिया था। और इसी के साथ मैं करता हूँ इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। अब मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।